मेरा नाम आयजा है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं कराची की रहने वाली हूँ। मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ। सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं ऑफिस में बैठी घर जाने का इंतजार कर रही थी। इस बारिश ने एक लम्हे के लिए भी थमने का नाम नहीं लिया था। मैं कब से इस इंतजार में थी कि बारिश हल्की हो तो मैं दफ्तर से निकलूं और घर का रास्ता ले लूं। मगर रात के 8 बजे तो मुझे यकीन हो गया कि बारिश अगली सुबह तक भी नहीं थमने वाली है, तो मैं अकेले ही दफ्तर से निकल पड़ी। सब लोग अपनी गाड़ियों से जा चुके थे। मुझे दफ्तर में काम करते हुए काफी वक्त हो गया था। फिर कुछ वक्त मैंने बारिश रुकने की इंतजार में निकाल दिया। 8 के करीब जब अंधेरा पूरी तरह फैल गया और बार बार घर से फोन आने लगा तो मुझे भी परेशानी होने लगी और कोई रास्ता ना बचा। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि बस मैं कुछ ही देर में दफ्तर से निकल रही हूँ, आप परेशान ना हो। मेरे फोन की भी चार्जिंग नहीं थी। माँ परेशानी के आलिम में पूछ रही थी कि इतनी बारिश में कैसे आओगी। मैंने कहा, अम्मा कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी, रिक्शा या टैक्सी जो भी मिला, बस मैं सीधे घर आऊंगी। मैंने ये कहकर फोन बंद कर दिया। फाइल सर पर रखकर निकल पड़ी, जैसे वो कोई फाइल ना हो बल्कि छतरी हो। कुछ ही देर में आड़ी तिरछी बारिश ने मेरे पूरे वजूद को मुकम्मल तौर पर भिगो दिया। जनवरी की शदीद सर्दी की ये तूफानी बारिश जिसने हर तरफ जलथल कर दी थी। यूं लग रहा था जैसे घर जाते जाते मेरी कुल्फी जम जाएगी। सामने का मंजर बारिश की वजह से नजर ही नहीं आ रहा था और अब तो मुझे बहुत ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं अंधेरा छाने से पहले क्यों ना निकल गई। तेज तेज चलते हुए मैं रिक्शे और टैक्सी की तलाश कर रही थी, लेकिन इस कदर तूफानी बारिश में ना रिक्शा मिला न टैक्सी, बल्कि दूर दूर तक सड़क सिर्फ वीरान नजर आ रही थी। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। पीछे दफ्तर में भी कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं मदद मांगती। ऐसे में तेज तेज कदम उठाती दुआएं पढ़ने लगी। जितनी दुआएं याद थी सब मेरे लबों पर आ गई। मैं आयतुल कुर्सी का मुसलसल विर्द करती रही। मैं तेज तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन इस बारिश में कदम उठाना भी मुश्किल था। ना गड्ढों का पता चलता था ना कीचड़ का। इतने में अचानक एक गाड़ी आकर मेरे इंतहाई करीब रुक गई। मेरी सांस थम सी गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर इस तूफानी बारिश में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो, लेकिन अब जब वो गाड़ी बिल्कुल मेरे करीब आकर रुक गई तो मेरा सांस भी रुक गया। गाड़ी का दरवाजा खुला, ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स मुझे नजर आने लगा। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैंने गहरा सांस लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक रहमान अहमद थे। ब्लैक पैंट कोट पहने, सिल्वर फ्रेम का खूबसूरत चश्मा लगाए वो मेरी जानिब देख रहे थे। फिर इन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो मैं कुछ घबराहट का शिकार हो गई। वो सख्ती से कहने लगे, जल्दी आओ। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए मैं गाड़ी में बैठ गई। मेरा भीगा हुआ लिबास गाड़ी की सीट को भी भिगो गया था। मेरे कपड़ों से मतवातर पानी टपक रहा था। लिबास भीग जाने की वजह से मेरी खूबसूरती को अया कर रहा था। मैंने अपने दुपट्टे को किया, फाइल गोद में रख दी, अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। इस कदर अंधेरे में इतनी बारिश में कहाँ जा रही थी? मालिक का मुझे इस बेमकसद सवाल का कोई मतलब समझ में नहीं आया। यह भी भला कोई पूछने की बात थी? मालिक ने मुझे सर से पांव तक देखा। दिल में अनजाने से जज्बात पैदा हुए, मगर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोल पड़ा, अच्छा मुझे तो लगा था कि खुदकुशी करने का इरादा है। ये सुनकर मैं कुछ झंझला गई। इतनी शदीद बारिश, इतना अंधेरा, आपको कुछ अंदाजा भी है कि क्या कुछ हो सकता था आपके साथ? मालिक ने गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझे सख्त लहजे में डांटा। माफी चाहती हूँ, असल में वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। मैं काम में इतनी मगन थी कि वक्त का पता ही ना चला। जब काम से फारिग हुई तो एहसास हुआ कि बारिश तो हल्की हुई नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। मैं बहुत परेशान थी। ये सोचकर दफ्तर से निकल गई कि शायद कोई रिक्शा या गाड़ी मिल जाए। मैंने नजरें चुरा ली और नीचे मैट पर गिरते अपने बालों के पानी को देखने लगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आपके घर छोड़ दूं। एड्रेस बताएं। मैंने झट अपना एड्रेस बता दिया, जिसे सुनकर मालिक ने चौंक कर मुझे देखा। मुझे लगता है कि वाकई आपका दिमाग ठीक नहीं है। आप जो एड्रेस बता रही हैं वो यहाँ से बहुत दूर है और बहुत ही तंग तारीख सा इलाका है। इतनी शदीद बारिश में तो वहाँ कीचड़ पानी भर चुका होगा। बहुत मुश्किल है कि हम आसानी से वहाँ पहुँच सकेंगे। मेरे ख्याल से तो आज आपको दफ्तर आना ही नहीं चाहिए था। बारिश की पेशगोई तो पहले से हो चुकी थी। वो गुस्से में एक नजर मुझ पर डालकर देखने लगे। मेरी आंखों में आंसू भर गए, चेहरे पर खौफ नुमाया था। मालिक ने अपने गुस्से पर काबू किया, कहने लगे, यहाँ से मेरा बंगला करीब है, आज रात आप वहीं गुजार लें।
साथ ही मुझे देखा। मैं एक लम्हे के लिए घबरा गई। नहीं, मेरी मामा इंतजार कर रही होंगी। मालिक ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगे, अगर आप अपनी मम्मा को सारी सूरत हाल बता देंगी तो यकीनन वो समझ जाएंगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो खुद आपसे यही कहेंगी कि इस तूफानी बारिश में इतना तवील रास्ता तैयार ना करें। मालिक ने गाड़ी अपने बंगले की तरफ मोड़ ली थी। इसकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे। मेरे मालिक बहुत पैसे वाले कारोबारी थे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी। आज मालिक को दफ्तर से निकलने में कुछ वक्त लगा था, मगर इसे ये अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी बेवकूफ होंगी कि ऐसी तूफानी बारिश में तन्हा दफ्तर से निकल पड़ूंगी। और अब जिस इलाके की मैं बात कर रही थी वो वाकई कीचड़ और बारिश के पानी की वजह से आधा डूबा हुआ था। वहां जाना रात के अंधेरे में बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए मालिक ने मुझे भी साफ मना कर दिया था। कुछ देर बाद वो मुझे अपने बंगले में लेकर दाखिल हुआ। मैं सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी। पानी से भीगे हुए लिबास ने मेरे वजूद को कांपने पर मजबूर कर दिया था। हाथ और पांव पूरी तरह नीले पड़ गए थे। मालिक को मेरी हालत का अच्छे से अंदाजा था, इसलिए घर में दाखिल होते ही इसने एक जोरदार आवाज नौकरानी को लगाई। मालिक की आवाज पर नौकरानी दौड़ी चली आई। मालिक, क्या हुक्म? ये आयजा है, मेरे दफ्तर में काम करती हैं। इनको जोहरा के कमरे में ले जाओ, इन्हें कोई लिबास दो और खाने वगैरह का पूछ लो। ये आज की रात ज़हरा के कमरे में रहेगी। मालिक ने नौकरानी को कहा। नौकरानी को देखकर मेरी जान में जान आई थी, वरना अभी तक मैं सारे रास्ते यही सोचती आई थी कि मैं अपने बॉस के साथ बंगले में किस तरह रहूंगी, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता था कि मेरे मालिक अकेले रहते हैं। इनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। नौकरानी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। बीबी जी, ये ज़हरा बीबी का कमरा है, वो आपकी जैसी हैं, इनका हर लिबास आपको आ जाएगा। ये कहकर इसने खुद ही अलमारी खोलकर काफी सारे लिबास निकाल दिए। इनमें से जो भी आपको पसंद हो पहन लीजिए। मैंने जल्दी से एक फ्रॉक उठाया और वॉशरूम जाकर इसे तब्दील कर लिया। एक बड़ी सी शॉल को अपने ऊपर लपेटकर मैं कमरे में चलते ही हीटर के करीब बैठकर हाथ सेकने लगी। मेरी नजर बिस्तर पर पड़े मालिक के कोट पर थी। बेख्तियार मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट ठहर गई थी, जिसे मैं इंतहाई संगदिल और बेरहम समझती थी। किस वक्त में इसी मालिक ने मेरी मदद की थी। नौकरानी कमरे से कहीं बाहर गई हुई थी। कुछ देर बाद वापस आई और कहने लगी, बीबी जी, आप क्या खाना पसंद करेंगी? हुक्म करें, मैं बस कुछ देर में तैयार करवा दूंगी। मैं मुस्कुराकर कहने लगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसने कहा, अरे बीबी, आप तकल्लुफ ना करें, आप हमारे मेहमान हैं और मालिक तो मेहमानों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। देखे ना, ज़हरा बीबी का कमरा कैसे आपके लिए खुलवा दिया, वरना ज़हरा बीबी का कमरा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह बहुत गुस्से होती हैं। नौकरानी की बात पर मैं चौंक गई और मैं इससे पूछा, ज़हरा बीबी कौन है? मैंने बहुत हैरानी से सवाल किया। जहाँ तक मुझे मालूम था, मालिक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और इसके आगे पीछे कोई नहीं था। ज़हरा बीबी मालिक साहब की चचाजाद बहन है। वैसे तो इनका घर बार गांव में है, लेकिन वो पढ़ाई के लिए यहीं शहर में रहती हैं। अभी छुट्टियां होने पर वो गांव गई हैं, लेकिन ये कमरा इनका ही है। कोई इस कमरे में आए या किसी चीज को इस्तेमाल करे, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता और मालिक भी किसी को इस कमरे में आने की इजाजत नहीं देते। वो ज़हरा बीबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप यकीनन बहुत खास होंगी जो आपको इस कमरे में आने की इजाजत मिल गई है। ये कहकर नौकरानी मुस्कुराई, जबकि मैं एकदम बुरी तरह चौंकी। मालिक की जिंदगी में कोई लड़की भी है, ये बात ना जाने क्यों मुझे इस वक्त बहुत बुरी लगी थी। हालांकि मेरा मालिक से कोई ताल्लुक नहीं था, न कोई दिली वाबस्तगी थी, बस दफ्तर की हद तक मुलाकात थी। मगर ज़हरा का नाम आने पर दिल में एक आग सी सुलग उठी थी। मगर अपने आप पर काबू पाते हुए मैं कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, बस दफ्तर से वापसी पर मुझे गाड़ी नहीं मिली। बारिश की वजह से मैं भीग रही थी तो मालिक ने मुझसे हमदर्दी कर ली। मैंने शर्मिंदगी से सफाई दी। मेरी बात पर नौकरानी सर हिलाने लगी। फिर वो खुद ही मेरे लिए बहुत कुछ खाने को ले आई। थोड़ा बहुत ही मैंने कुछ खाया था। मुझे तो बस सुबह का इंतजार था। अपनी माँ को फोन करके मैं बता चुकी थी कि मैं सुबह आऊंगी। मेरी माँ को भी तसल्ली हो गई थी। रात के 2 बजे के करीब मुझे बेचैनी सी होने लगी। अनजान जगह, नया कमरा, नींद तो नहीं आनी थी। नरम बिस्तर पर कभी दाएं कभी बाएं करवट बदल रही थी। बेड पर डबल मैट्रेस बिछा हुआ था जिस पर मैं पहली बार लेटी थी। कुछ देर तक मैं ऐसे ही बैठी रही।
फिर मैं कमरे से बाहर निकल आई। चारों तरफ सन्नाटा था। इतना बड़ा बंगला मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं यूं ही धीरे धीरे कदम उठाती पहले नीचे के हिस्से में घूमती रही, फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गई। एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मेरे कदम रुक गए, क्योंकि वही कमरा था जिसके अंदर रोशनी जल रही थी और पियानो बजने की आवाज आ रही थी। कोई बहुत मिठास का धुन बजा रहा था। मैं वहीं जमकर खड़ी हो गई। फिर पियानो की आवाज बंद हुई तो मैंने पलटने का इरादा किया, लेकिन इतने में कमरे का दरवाजा खुल गया और मेरी नजर सामने खड़े शख्स पर ठहर सी गई। सफेद शलवार कमीज में वो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। दिल के तारों को छेड़ता हुआ कोई खूबसूरत शहजादा, जो किसी भी लड़की के ख्वाबों का शहजादा होता है। मैं जैसे पलक झपकना ही भूल गई। दूसरी तरफ बराबर की आग तो मालिक के दिल में भी जल उठी थी। वो गौर से मुझे देख रहा था। कुछ लम्हे खामोशी से गुजर गए। अनोठियों में आंखों में हम दोनों ने एक अनजान सफर तय कर लिया था। फिर कुछ देर बाद मालिक ने मुझसे पूछा, सब खैरियत तो है? आप आराम नहीं कर रही? क्या कोई तकलीफ है? मैंने नौकरानी से भी कहा था कि आपका खास ख्याल रखें। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस पियानो की आवाज पर यहाँ चली आई थी। आप बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। बेख्तियार मैंने मालिक की तारीफ की। फिर इन्होंने कहा, मेरी माँ बहुत अच्छी पियानो बजाती थी, मैंने भी इन्हीं से सीखा है। जब कभी इनकी याद आती है तो इस कमरे में आ जाता हूँ। ये दरअसल मेरी माँ जी का कमरा है। मालिक ने आहिस्ता से अपनी माँ जी का जिक्र किया। एक पल में ही मुझे महसूस हो गया था कि वो अपनी माँ को याद करके उदास हो गए हैं। इससे पहले कि मजीद कुछ बात होती, अचानक ही दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। हवा के तेज थपेड़े पर्दों को पूरी तरह उड़ा चुके थे। खौफ के मारे मेरी हालत बुरी हो गई थी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर मालिक के बाजू को थाम लिया। बिजली जोर से कड़क रही थी। लगता है आज ही सारी बारिश हो जाएगी। मेरी हालत देखकर मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मालिक ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, परेशान ना हो, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं मालिक का हाथ छुड़वाती या वापस अपने कमरे में जाती। मैं परेशानी के आलम में यहाँ वहां देखने लगी। मालिक मुझे खुद हाथ से पकड़कर अपनी माँ के कमरे में ले गए, जहाँ एक तरफ पियानो था और दूसरी तरफ बेड के सामने की दीवार पर एक मर्द और औरत के साथ एक बच्चे की तस्वीर थी। मुझे समझने में वक्त न लगा कि ये मालिक के वालिदैन थे। मालिक ने मुझे बेड पर बिठाया, अपना हाथ छुड़वाते हुए कहने लगा, आपके नाखूनों ने बड़े गहरे जख्म कर दिए हैं। मालिक की बात पर मैंने चौंक कर देखा तो मालिक की कलाई पर वाकई मेरे नाखूनों से निशान पड़ गए थे। मैं शर्मिंदगी से माजरत करने लगी। मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माजरत को कबूल किया। आप यहाँ आराम से सो जाएं, सुबह मैं खुद आपको आपके घर भेज दूंगा। वो मुझे नरमी से समझाने लगा, क्योंकि मेरे चेहरे का खौफ मालिक को वाजिया नजर आ रहा था। मैंने इनकार में सर हिलाया और जल्दी से खड़ी हो गई। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं रह सकती। मालिक ने गहरी सांस भरी और कहने लगा, नौकरानी भी अपने क्वार्टर में वापस जा चुकी हैं और क्वार्टर से यहाँ तक का पैदल रास्ता 5 मिनट से ज्यादा का है। बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए इस वक्त मैं इन्हें वापस नहीं बुला सकता। मुझे लगा था कि आप कमरे में सो गई होंगी, इसलिए मैंने इन्हें भेज दिया। आप यहाँ बैठ जाए ना। मैंने मजबूरी में मालिक को ही कमरे में रखने की इजाजत दी। वह हैरत से मेरा चेहरा देखने लगा, फिर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ, आप आराम करें। मालिक ने कुर्सी पर बैठते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी ताकि मैं सुकून से बिस्तर पर लेट जाऊं, लेकिन मैं इस कदर बेचैन और परेशान थी कि बस एक कोने में बेड पर टेक लगाकर बैठ गई। मेरी नजर मालिक के चेहरे पर जमी थी। इसकी चौड़ी पेशानी, ऊंचा नाक इसे खूबसूरत होने के साथ साथ मगरूर भी बना रहा था। 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए। मालिक को शायद नींद आ गई थी कि अचानक ही बादल इतनी जोर से गरजे कि मेरी चीख निकल गई। मैं दौड़कर मालिक के पास पहुंच गई। मेरा बस चलता तो एक बार फिर से मालिक के हाथों को मजबूती से पकड़ लेती, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी चीख पर मालिक ने आंखें खोलकर मुझे देखा था। मैं बुरी तरह कपकपा रही थी। मालिक ने आहिस्ता आहिस्ता उठकर अपनी शाल उतारकर मेरे कंधे पर डाल दी और मुझे दोबारा बेड तक ले आए। क्यों इस कदर खौफजदा हो? बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, इस पर इतना खौफजदा क्यों हो? वो मेरे इतने करीब थे कि मैं इसकी सांसों की गर्मी को बहुत करीब से महसूस कर पा रही थी। फिर मैंने इसे आहिस्ता से बता दिया कि मैं इस कदर खौफजदा क्यों थी।
اس شہر میں آنے سے پہلے جب میں چھوٹی تھی تب ہم لوگ ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے اور اس گاؤں میں بجلی گرنے کی وجہ سے میرے خاندان کے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بجلی کے کڑکنے کی آواز سے بہت خوف آتا تھا۔ بچپن کی خوفناک یادیں مجھے اپنے حصار میں گھیرے ہوئے تھیں اور آج بھی میں اسی حصار میں تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ مالک نے مجھے آہستہ آہستہ بستر پر لٹایا اور خود میرے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس پل مجھے مالک کی قربت بالکل بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ مالک کی موجودگی میں مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا تھا۔ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد مجھے بہت گہری نیند آئی۔ صبح آنکھ کھلی تو مالک کا ڈرائیور مجھے گھر چھوڑ آیا۔ نوکرانی اصرار کرنے لگی کہ آپ ناشتہ کر کے جائیں، مگر مجھے تو اپنی ماں کی فکر ہو رہی تھی۔ سڑکیں پانی میں ڈوب چکی تھیں، ہر طرف پانی تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری ماں گلے سے لگ گئی، کہنے لگی بہت فکر ہو رہی تھی مجھے، تمہاری خدا کا شکر ہے کہ تمہارے مالک نے تمہاری اتنی مدد کر دی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں اپنی ماں کے گلے سے لگ کر مالک کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میں پہلی بار دفتر گئی تھی۔ ہر کسی نے یہی بتایا تھا کہ مالک بہت ہی کڑوس آدمی ہے۔ 30 سال کا وہ شخص کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتا ہے، اس لیے میں شروع سے ہی اس سے بہت ڈری رہتی تھی۔ لیکن گزری رات نے میرے دیکھنے کا نظریہ بدل دیا تھا۔ مالک سخت اور کھڑوس شخص نہیں تھا جو دفتر میں نظر آتا تھا، بلکہ وہ ایک نرم دل اور احساس کرنے والا انسان تھا، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی خوشگوار تھی۔ مجھے مالک کے نام پر دل میں گدگدی کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر نوکرانی کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ مالک زہرا سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کے کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے زہرا کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن بے اختیار ہی میں زہرا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی جو مالک کے دل میں براجمان تھی۔ کپڑے بدل کر میں نے زہرا کے کپڑے اپنی ماں کے حوالے کیے۔ امی انہیں احتیاط سے دھونا، یہ مالک کی کزن کے کپڑے ہیں، انہیں واپس کرنے ہوں گے، میں کل دفتر جاؤں گی تو انہیں لے جاؤں گی۔ ماں نے وہ سوٹ احتیاط سے دھو کر ڈال دیا تھا جو اپنی قیمت خود بتا رہا تھا، جبکہ میں صوفے پر ٹیک لگائے رات کا منظر پھر سے یاد کرنے لگی۔ اگلے دن میں حسب معمول جب دفتر پہنچی تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میری نظریں مالک کو تلاش کر رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں وہ شاپر تھا جس میں زہرا کے کپڑے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں مالک کے دفتر میں جا کر یہ کپڑے ان کے حوالے کر دوں۔ اسی خیال کے تحت میں سیکریٹری کو اطلاع کرتی مالک کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ مالک کمرے میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی نازک سی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے کپڑوں کا شاپر ٹیبل پر رکھتے ہوئے مالک کو بتایا کہ یہ زہرا کا سوٹ ہے جو وہ واپس کرنے آئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ مالک کچھ کہتا، اس نازک خوبصورت لڑکی نے شوپر اٹھا کر زمین پر مارا اور ہاتھ اٹھا کر مجھے سخت لہجے میں کہا، اس رات تو تم میرے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن اگر آئندہ قدم رکھا تو میں جان لے لوں گی تیری۔ تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم میرے کپڑے پہنو، اور اب اتنی ہمت ہے کہ تم اپنی اترن مجھے واپس کرنے آ گئی۔ اٹھاؤ یہ جوڑا اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں زہرا احمد تمہاری اترن پہنوں گی؟ زہرا غرور کی دیوی بنی ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ میں نے مالک کو دیکھا، وہ آہستہ سے کہنے لگا، آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں کچھ دیر بعد آپ کو بلاتا ہوں۔ میں ایک دم ہی حیران ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے ٹیبل سے سر ٹکا لیا۔ مجھے اپنی حالت پل بھر میں یاد آ گئی۔ دل میں رات بھر جو جذبات بنتے رہے وہ اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ کہاں میں اور کہاں مالک جیسا امیر اور خوبصورت۔ سارے دفتر میں سرگوشیاں ہو رہی تھی اور میرے لیے نظر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چھٹی لے کر واپس گھر کے لیے روانہ ہوتی، زہرا میرے کمرے میں آ کر میرے سر پر کھڑی ہو گئی، اور اس کے آگے جو کچھ زہرا نے کہا وہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ زہرا مجھ سے سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی، اس رات میں نے کس طرح مالک کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور میں اپنے مالک کو پھنسانے کے لیے کس حد تک نیچے گری تھی۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ میرے سر پر چھت آ گری ہو، میرے کاندھوں پر کسی نے بھاری بوجھ ڈال دیا ہو۔ میں نے ایک نظر سارے دفتر پر ڈالی، سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے دامن پر جو داغ لگنے والا تھا وہ انتہائی سیاہ تھا۔ مالک کو پھنسانے والی ایک مڈل کلاس، لالچی اور بد کردار لڑکی کی
یہ الزام سن کے میں نے نوکری چھوڑ دی، مگر اگلے دن ہی مالک گھر آیا اور میری ماں سے بات کی اور میرا رشتہ اپنے لیے مانگ لیا۔ مجھے لگا مالک زہرا سے محبت کرتا تھا، مگر مالک نے مجھے بتایا کہ وہ زہرا کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے، اس لیے میں اس شادی کے لیے ہاں کہتی ہوں۔ کیونکہ زہرا روٹھ کے اپنے گھر چلی گئی، اب میں بے فکر تھی، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میرے مالک کے دل میں میں ہی بستی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج میں عزت سے مالک کی بیوی بن کر جی رہی ہوں۔